हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड लर्निंग। आज के इस यूट्यूब वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष एवं इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन। तो अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति की कही हुई बात को निम्नलिखित दो तरीक़ों से व्यक्त करते हैं। किसी व्यक्ति की कही गई बात को दो तरीक़ों से व्यक्त करते हैं, इसे हम नरेशन कहते हैं। इसमें पहले हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, मतलब कहने वाले की बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन तो जैसा कि हम इधर देखते हैं कि मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग। मोहन कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है। एंड सीता सेज आई एम गोइंग, यानी सीता बोल रही है कि वो जा रही है। इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसमें वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामा में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग, तो जो आई एम स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है उसे हमने इन्वर्टेड कामा में लिख दिया है। इसके आगे और हम आगे देख लेते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में हम देखते हैं कि कहने वाले के शब्दों को का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करना। कहने वालों के शब्दों को, जो कहने वाले के शब्द हैं उनका सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मतलब उसके द्वारा बात कही गई है लेकिन उसको हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। तो जैसा कि हमने इधर लिखा है, पहले सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग। मोहन बोल रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट हम जब उसे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? मोहन सेड दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग। मोहन ने बोला कि वो बहुत मजबूत है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड सीता सेज दैट शी इज गोइंग, मतलब सीता कहती है कि वो जा रही है। इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। ये डायरेक्ट वक्ता के द्वारा नहीं बोला गया है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इनडायरेक्टली उसको बोला गया है। इसमें इन्वर्टेड कामा का यूज़ नहीं किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें इन्वर्टेड कामा का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए उसके कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन हैं, रूल्स दिए गए हैं, जिन रूल्स को हम बदल सकते हैं। और उनके नियम बहुत सारे हैं, विभिन्न नियम हैं, परंतु उन नियमों को पढ़ने से पहले या पढ़ने और समझने से पहले कुछ सामान्य जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि निम्न बिंदुओं पर दी जा रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला होता है इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है और दूसरा होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर। अब पहला नंबर, वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, बाहर होता है, और जिसे कहने सुनने वाले का पता चलता है, मतलब जिससे हम कहने या सुनने वाले का को जान सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और जिससे हमको सुनने वाले का पता चलता है, मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरे व्यक्ति से, तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जैसा कि इसमें लिखा आई एम सेड टू हिम, मतलब मैंने उससे कहा यू आर अ फूल। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है, यू आर अ फूल, मतलब जिसे हम फूल बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बोल रहे हैं, वो क्या है? एक रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें लिखा हुआ ना आई एम सेड, जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो क्रिया है या जो वर्ब है उसे बोलने वाला व्यक्ति प्रयोग करता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो चीज़ होगी, जैसे आई एम सेड लिखा टू हिम लिखा हुआ है, ये हमारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और जो क्रिया यूज़ हो रही है, जैसे सेड की जो क्रिया है जो यूज़ हो रही है, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है ना? इसके बाद हम आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि आई एम सेड टू हिम यू आर अ फूल। इस वाक्य में सेड, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेड जो वर्ब है वो एक रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है इसका नियम, वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और जिससे यह पता चलता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसने क्या बोला है। सो दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में जैसा कि लिखा हुआ है आई एम सेड टू हिम यू आर अ फूल। अब जो यू आर अ फूल लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच मतलब उस व्यक्ति को बोला गया है
किसके द्वारा? किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना। ऐसे ही हम आगे बढ़ के देखते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जाती है, उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हम इधर देखते हैं, आई एम सैड टू हिम, यू आर अ फूल। तो रिपोर्टेड, इसमें जो आर है, आर जो हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है, दिस इज अ रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। इसका अगला कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट नरेशन को टेंस, जो डायरेक्ट नरेशन के जो टेंसेस होते हैं उनको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को या उसके टेंस को निम्न प्रकार से बदला जा सकता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है उसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। एंड इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दे देंगे, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में देंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, तो इसमें है कि जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में सेल की जगह, सेल और विल जो होता है, हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं, ठीक है ना। थर्ड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मॉडल जो होते हैं जिसमें मे कैन कुड ये आदि शब्द आते हैं, तो उनमें मे को हम माइट एवं कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं, दिस इज अ फोर कॉन्सेप्ट ऑफ वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और आउट को हम चेंज नहीं करते हैं, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, और उस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए, या बदलते समय या उनको चेंज करते समय हम कुछ वर्ड्स को इस तरीके से बदलते हैं, जिस तरह हम बताते हैं आपको कि दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, दिस को दोज में चेंज कर देते हैं, कम गो, दुस, सो, नाउ, देन, हेयर को देयर, हैंस, देंस, एगो को बिफोर, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को लास्ट नाइट, दैट डे, यस्टरडे को लास्ट नाइट को प्रीवियस डे, और द प्रीवियस डे जो है या नाइट है उसको हम द नाइट बिफोर या द डे बिफोर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं, लास्ट मंथ को प्रीवियस लास्ट डे या प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर द डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, मतलब ये चेंज करना है हमें। इसके नियम्स और हम आगे पढ़ते हैं, फॉलोइंग वीक एटसेट्रा में बदलते हैं। अब वाक्य में प्रोनाउंस को बदलने के नियम, अब जो वाक्य है और उसमें प्रोनाउंस को चेंज करना है तो क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, अस और अवर हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदल देते हैं या सब्जेक्ट के पर्सन में बदल देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाएगा? ही सेड आई एम हेल्पलेस, ये डायरेक्ट है। जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ही सेड दैट ही वाज हेल्पलेस, मतलब उसने ये जो आई एम सब्जेक्ट है ये डायरेक्टली बोला था, बट हम जब उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो आई का ही हो जाएगा, उसको हमने ही में चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट बना दिया। इसी तरह दे सेड आई एम हेल्पलेस, ये डायरेक्ट है। दे सेड दैट दे वेयर हेल्पलेस, यू सेड आई एम हेल्पलेस, यू सेड दैट यू वेयर हेल्पलेस। इसी तरह आई एम हेल्पलेस डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट करेंगे तो आई सेड दैट आई वाज हेल्पलेस। उपरोक्त वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन जो दिया हुआ है उसे डायरेक्ट करते समय थर्ड पर्सन ही में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट ही है और ही का थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में जाता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में वी को दे में बदल दिया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन में है। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन यू में चेंज किया गया है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में है। अंतिम वाक्य में फर्स्ट पर्सन में ही रखा गया है। अंतिम वाक्य जो अंतिम इसका लास्ट सेंटेंस जो है, आई सेड आई एम हेल्पलेस, तो इसमें जो आई वर्ड है वो फर्स्ट पर्सन में ही रखा गया है।
अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए, जैसे यू, योर, योर्स आदि आ जाएं, तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात जिसे कथन कहा गया है पर्सन में चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं, दे सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन में हो तो दे टोल्ड मी दैट आई वॉज गुड बॉय, आई सेड टू देम यू आर अ टेलिंग अ लाई, आई टोल्ड देम दैट दे वर टेलिंग अ लाई, he said to you I shall not call you, he told you that he would not call you। मतलब उसने कहा मुझसे या तुमसे कि I shall not call you, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। जब हम उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं तो he told you, उसने तुमसे कहा था, he would not call you, तुमको कॉल नहीं करेगा। उपरोक्त पहले वाक्य में हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दिया गया, किंतु इनडायरेक्ट करते समय से फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दिया गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मी है। दूसरे वाक्य में यू को थर्ड पर्सन में चेंज किया गया है, और क्योंकि थर्ड पर्सन देम है, और तीसरे वाक्य में सेकंड पर्सन यू ही रखा गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है। अब हम इसमें देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस जो क्या है, ही सेड यू आई शैल नॉट कॉल यू। इसमें तो ये जो थर्ड पर्सन हमारा जो थर्ड सेंटेंस है, यू को सेकंड पर्सन यू में ही रखा गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो भी यू है, वो भी सेकंड पर्सन है, तो उसको हमने चेंज नहीं किया। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हम। इसके थर्ड कॉन्सेप्ट है कि थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन जैसे सी, हर, ही, हिज, हिम, दे, देम, देयर, इट, इट्स आदि अगर कोई नाम होते हैं तो। इस तरह से हमने आज जाना या हमने पढ़ा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है।